तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे शिवम क्लासेस धनबाद में। तो आज हम यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर बुक पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। और ये जो होने वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर जैसे देख सकते हो ग्रुप डी हो गया और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साइंस में ग्रुप डी का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो उसके लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन्होंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दे भाई मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम, क्या मतलब कि डब्लू डब्लू दिया हुआ 30 जूल। तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? विद्युत आवेश मतलब क्यू। तो हम लोग क्या जानते हैं, भी बराबर डब्लू बाई क्यू। हमसे क्या पूछ रहा है? क्यू। तो देखिए क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर डब्लू हमारा ऊपर आ जाएगा बाई भी। ठीक है, डब्लू कितना दिया? वर्क। वर्क कितना है? 30 जूल है ना। वर्क क्या चीज में होता है? जूल में। तो जूल जूल जहाँ लिखा रहेगा समझ लीजिए आपका वर्क दिया हुआ है ना। और भी कितना? वोल्ट 10। तो डिवाइड कर दिया 10 3 जा 33 कुलाम है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 3 कुलाम आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सब देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है ना, मैं कहीं से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, मतलब क्यू दिया हुआ है ना, विद्युत आवेश जहाँ है समझिए क्यू दिया हुआ। क्यू कितना? 300 कूलम। जब 0.5 एम्पियर, एम्पियर मतलब आई, करंट का प्रवाह है ना, आई दे दिया है आपका 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। तो समय, समय मतलब कि टाइम। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्यू इजकल टू आई इंटू टी होता है। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई इंटू, तो हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम। तो टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई आई है ना। टी बराबर क्यू है, आई को इधर ला देंगे तो क्यू बाई आई। अब क्यू हमारा क्या है, कितना दिया हुआ? 300 कुलाम दिया हुआ है। ठीक है, और आई, आई कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ। तो पॉइंट से यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 30, 2 0 चिपका दिए, कितना हो गया? 600 सेकंड। कितना हो गया हमारा आंसर? 600 सेकंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा राइटिंग इसमें ख़राब हो रहा है ना, मोबाइल में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप बस फीलिंग समझो हमारे और क्वेश्चन देखो। बस इसका फॉर्मूला आप याद रखना, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, टी निकालना था, टी को रहने दिए हम, आई को इधर भेज दिए तो हो गया। ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब देखिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम, मतलब क्यू सी जहाँ देखे मतलब कि चार्ज दिया हुआ है, कितना? क्यू बराबर 5 कूलाम। वोल्ट कितना है? 11। आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम। तो किया गया काम, तो हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं, भी बराबर डब्लू बाई क्यू है ना। तो वर्क पूछ रहा है ना हमसे, तो किया गया काम डब्लू, तो डब्लू बराबर सीधा जानिए भी इंटू क्यू है ना। क्या करेंगे? भी इंटू क्यू। अब हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वर्क पूछ रहा है भी इंटू क्यू। भी कितना है? 11। ठीक है, क्यू कितना? 5, तो इंटू करना 11 पचे 55, कितना हो गया? आंसर नंबर सी, 55 जूल हमारा आंसर हो गया। बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इसी से डब्लू अगर आपसे पूछे तो भी इंटू क्यू, क्यू पूछे तो डब्लू बाई वी, मतलब घुमा के इसी को आपको रोटेट कर करके पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 11 पचे 55। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में, 9 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है? 9 मिनट। ठीक है, में 0.75 एम्पियर मतलब आई का वैल्यू, करंट दिया हुआ आपका, की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश, आवेश पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं? आवेश मतलब क्यू, क्यू इक्वल टू आई मतलब इंटू टी। आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट, टी हो गया टाइम। तो देखिए क्या होगा, आई कितना दिया हुआ है हमारा? 0.75। ठीक है, 0.75 है इंटू टाइम कितना? 9 मिनट को बदल लेंगे सेकंड में, हमेशा याद रखिएगा, मिनट को हमेशा सेकंड में बदल लेंगे। ये पॉइंट से 2 जीरो है, मतलब कि नीचे 100 हो जाएगा ना, ये पॉइंट से 2 जीरो। ठीक है, आप इसको काट लीजिएगा 24 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। ठीक है, 4 से 15 टाइम्स में, तो आप 15 इंटू 9 इंटू 3 करने पर आपका 405 आपका कूलम आवेश है ना। आवेश कैसा यूनिट पूछ रहा, तो कूलम में 405 कूलम हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 405 कूलम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 वोल्ट के विभवांतर
12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार कितना है, डब्लू है आपका 60 जूल। जूल यहाँ देखिए, इसका मतलब आपसे डब्लू दे दिया। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, विद्युत आवेश। तो हम जानते हैं V बराबर डब्लू बाई क्यू। तो आवेश पूछ रहा है क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू को हम लोग उधर ले जाएंगे, डब्लू बाई भी। डब्लू कितना हमारा गिवन है 60, ठीक है। वोल्ट कितना है 20, 20 से कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, कितना हो गया क्यू। क्यू चार्ज क्या होता है, कूलम में होता है, 3 कूलम आवेश। हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी ग्रुप डी के क्वेश्चन है ना, देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2C आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम, तो काम पूछ रहा है ना, तो काम बराबर क्या होता है, W बराबर B इंटू क्यू है ना, वही फॉर्मूला है, घुमा दिया है ना। तो B इंटू क्यू, भी कितना है 10 और क्यू कितना 2C, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। 20 वर्ग क्या चीज में होगा, जूल में, तो 20 जूल हमारा राइट आंसर, ठीक है। 20 जूल हमारा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 20 जूल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम्ब का आवेश, 4 कूलाम्ब आवेश में क्यू बराबर 4 सीधे आवक आवेश ले जाने में किया गया कार्य डैश है, मतलब डब्लू पूछ रहा है आपसे, उनके बीच विभवांतर 18। तो डब्लू बराबर क्या होता है, भी इंटू क्यू। भी कितना है, भी आपका देखिए यहीं पे करते, भी 18 है, क्यू कितना है 4, तो 18 चौके 72। 72 हमारा किस में, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट। तो देखिए 7.2 जूल से हम सब जूल है, कन्फ्यूज़ नहीं होना ना, 7.2 जूल सही से मारिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 43 क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप बताओ क्या होगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q स्लैश टी। तो देखिए Q बाई टी, मतलब Q बाई टी किसके बराबर होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, I बराबर Q, सॉरी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं Q बराबर I इंटू टी, ठीक है, ठीक है, I इंटू टी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, Q बाई टी पूछ रहा है ना, तो ये टी को इधर लाते हैं ना, ये टी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा Q बाई टी, और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा मेरा आई। तो हमसे क्वेश्चन में देखिए यही पूछ रहा है क्यू बाई टी है ना, यहाँ पे क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी क्या होगा, आई के बराबर। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक धारा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अब देखिए बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, है ना, क्या होता है ओम मीटर। और प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। याद रखिए प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम, और प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट दिया हुआ ना, मतलब कि प्रवाहित होने वाले आवेश, आवेश की मात्रा पूछ रहा है। तो हमको क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो आवेश बराबर क्या होता है, क्यू इजकल टू आई इंटू टी, ठीक है, आई इंटू, तो आई कितना है 1 दिया हुआ है, 0.0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, 1 हो गया आई, और टी कितना दिया हुआ है 60, तो 60 इंटू 1 इजकल टू क्या हो गया 60 यूनिट। देखिए 60 कूलम, ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगर आपको स्पीड हमारी स्लो लग रही है तो आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। और देख रहे मतलब दो फार्मूला है, क्यू बराबर आई टी और भी बराबर डब्ल्यू बाई भी को घुमा घुमा कर हर क्वेश्चन में ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप आराम से प्रैक्टिस करो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, बस ये प्रीवियस ईयर सीरीज को आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आप सेट मारना, देखना इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 5 मिनट में टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट में 0.8 एम्पियर आई दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश मतलब क्यू। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बराबर प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू टी, आई इंटू टी।
आई कितना दिया वहाँ, आई मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट कितना 0.8 एम्पियर है ना। टाइम कितना दिया 5 मिनट, 5 मिनट को किस में बदल देंगे, टाइम में 5 × 60, तो पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा है ना। 5 6 × 30 और 30 को 8 से गुना करेंगे तो कितना 8 3 × 24, तो क्या होगा 8 3 × 24, तो मतलब कि 240 क्या 240 कूलम है ना। आवेश कैसा यूनिट कूलम में, तो 240 कूलम आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। तो देखिए 46 में हमारा क्या दिया हुआ, दो चालक, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो चालक क्या दिया हुआ, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, मान लीजिए कि कोई दो चालक है, दो तार है, ठीक है, समान दिशा में धारा, मान लीजिए कि अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि डायग्राम बन सके हमारा। ठीक है, देखिए दो चालक, मान लीजिए चालक ए है, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये भी एक चालक है ना, समान दिशा में जा रहा है, ठीक है, इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है ना। अब दोनों चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या क्वेश्चन, अब ऑप्शन देखिए, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालक में प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे, दोनों चालक के बीच वोल्टेजता बढ़ेगी। तो याद रखिएगा है ना, जब दो चालक कोई सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो इनके बीच कौन सा फोर्स डेवलप होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए इसका राइट साइड में जा रहा है और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये दोनों चालक है ना, दोनों तार एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, मतलब कि एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे है ना, क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, ठीक है, समझ आएगा। प्रतिकर्षण सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्रतिकर्षण करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, दो चालक समान दिशा में, तो समान दिशा में तो अट्रैक्ट करेंगे, तो चालक एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, चालक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। अच्छा, विद्युत परिपथ हमने कल बताया था, कोई भी मान लीजिए कि एक परिपथ है ना, ये परिपथ है, बल्ब है, बैटरी है जुड़ा हुआ, ठीक है, स्विच है मतलब परिपथ है, ठीक है, आप समझ जाओ। अब इसमें क्या हो रहा है ना, विद्युत धारा बनती है, तो हमने बताया था दुनिया में कोई भी पदार्थ हो ना, उसके सभी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर मुक्त रूप से फ्लो करते हैं, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जिनमें पाए जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन मोबिल होना चाहिए, गति में होना चाहिए है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना चाहिए, तभी उस पदार्थ से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत परिपथ डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, किससे, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह से, किससे, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ ना आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है ना, कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है, कूलम्ब का नियम सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है ना, कि मान लीजिए कोई आवेश Q1 है और कोई Q2 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल होगा F बराबर क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई दोनों Q1 और Q2 के मल्टीपल होगा, और दोनों के बीच और दोनों के बीच के डिस्टेंस का R² होगा है ना, ये होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इक्वेशन 1 बन गया, और क्या हो गया, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R² का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होगा Q2। ठीक है, फिर अब दोनों इक्वेशन से देखिए क्या होता है, तो फाइनली मेरा ये बनता है, देखिए फाइनली मेरा ये बन रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दोनों चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर का है ना। ठीक है, और जब ये हम इसे हटाते हैं तो क्या हमारा लगता है, एक कांस्टेंट K लगता है, क्या लगता है, कांस्टेंट K लगता है। ठीक है, ये हो गया, अभी आप देख लो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, तो डिस्कस इसके बारे में नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा हमको इससे मतलब है ना, ये जो फोर्स होता है, देखिए बता रहे, ये जो फोर्स होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखिए ना, Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो फोर्स होता है इस दोनों आवेश के बीच के स्क्वायर के क्या होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? तो देखिए विद्युत वाहक बल्ब को यहाँ पे डिनोट किया गया है ई से, किससे? ई से। तो ई बराबर हमारा क्या होता है? डब्लू बाई क्यू। क्या होता है? डब्लू बाई क्यू। तो भी बराबर विद्युत वाहक बल किसको बोल सकते हैं? वोल्टेज को ही बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं? वोल्टेज को ही बोलते हैं, वोल्टेज, है ना। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है? भी बराबर डब्लू बाई क्यू, है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डब्लू बाई क्यू इज़ द राइट आंसर। विद्युत वाहक बल क्या, जो मतलब एक चार्ज कुलाम्ब को, एक कुलाम्ब चार्ज को यहाँ से दूसरे जगह ले जाने में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का क्या होता है? भी बराबर डब्लू बाई क्यू होता है ना। चार्ज को ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो हमारा बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्या दिया हुआ ना, अभी देखिए अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक धारित्र 10 वोल्ट पर, एक कोई धारित्र है, ठीक है, 10 वोल्ट पर भी कितना दिया? 10 वोल्ट पर एक कुलाम, क्यू, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 कुलाम स्टोर करता है। तो इसकी धारिता क्या होगी? इसकी क्या होगी? धारिता क्या होगी? सबसे पहले हम लोग धारिता के बारे में थोड़ा सा देखिए, जानते हैं धारिता क्या होता है। धारिता क्या होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारिता, सॉरी, इसको विद्युत धारिता भी कहते हैं या धारिता भी बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, देखिए किसी चालक पर जितना मात्रा आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होता है। मतलब कोई भी चालक में जितना क्वांटिटी में आप आवेश देते हैं ना, तो उसके विभव, वोल्टेज में एकांक वृद्धि होती है ना, उतने ही आवेश को उस चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, और धारिता का और डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता ही कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। धारिता को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। अब देखिए सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई भी। धारिता मतलब सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई भी। क्यू बाई भी, क्यू कितना दिया हुआ? 1 कुलाम, भी कितना दिया हुआ? 10 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.1। अब धारिता को किस में मापते हैं? फैराडे में। धारिता को किस में मापते हैं? फैराडे में। तो 0.1 फैराडे इसका हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है। देखिए धारिता, याद रखिएगा, धारिता 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। धारिता जो होती है किन किन चीज़ों पे? 3 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। पहला, चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पे, चालक के एरिया पे, किसके? चालक, कोई भी चालक उसके एरिया पे, अगर एरिया बढ़ेगा तो धारिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। एरिया बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। फिर चालक के चारों ओर माध्यम पे, किसके? चालक के चारों ओर माध्यम पे धारिता बढ़ेगी। किसके? माध्यम पे पड़ेगी। फिर जो तीसरा है किसके ऊपर? आसपास में अन्य चालक की उपस्थिति, मतलब अगल बगल में और भी जो चालक है उनकी उपस्थिति पर भी धारिता डिपेंड करती है। तो धारिता मुख्यतः 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। चालक के एरिया पर, ठीक है, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर चालक के चारों ओर माध्यम में, चालक के जो भी चारों ओर माध्यम है ना, मीडियम पे डिपेंड करेगा। फिर आसपास में अन्य चालक, मतलब अन्य चालक की उपस्थिति पे। ठीक है, अब एक याद रखिएगा, जो अर्थ होता है ना, अर्थ, अर्थ की धारिता क्या होती है? अर्थ की धारिता इनफाइनाइट होती है। अर्थ की कैपेसिटी कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या जाना हम लोगों ने? धारिता ना, धारिता 10 वोल्ट दिया हुआ था, चार्ज 1 कुलाम दिया हुआ था। धारिता का फॉर्मूला याद रखिएगा, सी बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है आपका क्यू बाई भी। धारिता है ना, सी बराबर क्यू बाई भी। क्यू कितना दिया हुआ था आपका? 1 कुलाम वोल्ट 10, तो 0.1 है ना। और फैराडे होता है, धारिता का ऐसा यूनिट क्या होता है? फैराडे। ठीक है, ये याद आपको रखना। और धारिता याद रखिएगा, धारिता कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश। ये क्वेश्चन आता है, धारिता कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और धारिता को किस में मापते हैं? फैराडे में मापते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि भी बाई आई, यदि भी बाई आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए भी बाई आई का मान नियतांक, भी बाई आई का मान नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए हम लोग जानते हैं एक ओम्स लॉ होता है। ठीक है, क्या होता है? ओम्स लॉ। तो ओम लॉ क्या कहता है ना, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।
तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आर लगता है, क्या लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम क्या लगता है, आर, ठीक है, और इंटू आई। तो भी बाई आई एक नियतांक है, तो भी यहाँ है, तो भी आई, सॉरी, देखिए भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू आर, सॉरी आई इंटू आर बोल रहा हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज जो होता है करंट के समानुपाती होता है ना, कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जो देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगता है, एक आर आता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, है ना, और आई तो इंटू ही था। तो अब क्या बोल रहा है, भी बाई आई का मान, तो देखिए भी बाई आई, तो भी है यहाँ पे, आई को इधर लिया है तो क्या आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट आर रह गया, और ये आर क्या आया है, हमारा प्रतिरोध बोलता है ना। तो आर बराबर क्या हो गया, भी इंटू आई। तो भी इंटू आई किसके बराबर है, आर के बराबर है, और आर हमारा क्या है, प्रतिरोध, है ना, आर क्या है हमारा, प्रतिरोध। तो भी बाई आई का मान एक नियतांक है, नियतांक है ना, कांस्टेंट है, आर क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, प्रतिरोध हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते अब देखिए विभवांतर का ऐसा यूनिट कहता है वोल्ट, कुलाम्ब चार्ज है ना, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो भी बाई आई क्या होगा हमारा, भी बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कि नियतांक, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 251, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के प्रतिकर्षण बलों को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था, मतलब कि क्या बोल रहे हैं ना, देखिए अभी हमने आपको बताया था, ये कुलाम्स लॉ बताया था ना। कुलाम्स लॉ क्या कहता है, मान लीजिए कि कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज Q2 है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, इसका वैल्यू क्या होता है, F इजकल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये फोर्स किसके द्वारा दिया गया था, कूलम्ब्स के द्वारा दिया गया था ना। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेश कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल, देखिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया, तो कौन सा होगा, चार्ल्स कूलम्ब, है ना, चार्ल्स कूलम्ब, ठीक है। अब आर्किमिडीज क्या दिया था, उत्प्लावन बल, है ना, आर्किमिडीज क्या दिया हुआ था, उत्प्लावन बल, है ना, बाउंसी फोर्स के बारे में दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए माइकल फैराडे ने क्या दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, क्या दिया था माइकल फैराडे ने, कल ही पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन काम करता है, ट्रांसफार्मर और विद्युत जनित्र, है ना। और चार्ल्स कूलाम ने क्या दिया था, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, है ना, और ये डिफाइन किया था। तो हमारा आंसर नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, चार्ल्स कूलाम। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या होता है, दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो देखिए क्या होगा, हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे अभी। तो किसी आवेश का विद्युत क्षेत्रीय बल, तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F बराबर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दूरी के वर्ग के साथ क्या होगा, देखिए 1/r² है ना, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, फोर्स क्या होगा, घटेगा, है ना, विद्युत क्षेत्र बल फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो देखिए ये यहाँ अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर मतलब दूरी का वर्ग बढ़ा रहे हैं तो फोर्स हमारा घटेगा, या फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, दूरी के वर्ग के साथ, क्या दूरी के वर्ग के साथ क्या होगा, घटता है ना। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या होगा, दूरी के वर्ग के साथ, क्योंकि ये जो फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, है ना। तो अगर ये दूरी आर स्क्वायर बढ़ेगा तो ये फोर्स घटेगा, ठीक है। तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम्ब का नियम क्या कहता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कूलाम्ब का नियम, देखिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हुआ, एक थ्योरी से कितने क्वेश्चन अभी आएंगे ना। कूलाम्ब का नियम क्या कहता है, तो देखिए हम लोग ऑप्शन पर दो बिंदुओं के आवेश, देखिए कूलाम्ब का नियम तो सबसे पहले कहता है कि हम लिख देते हैं ना, F इक्वल टू के
Q1 × Q2 है ना। तो देखिए कूलम का क्या कहता है, दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिणामों के दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए दो आवेश मध्य आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम, आकर्षण बल के दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का अनुक्रमानुपाती। अरे उनका अनुक्रमानुपाती तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं हम देखते हैं, दो ऑप्शन इसका पीछे दिया हुआ। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है। देखिए दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण, दो बिंदु Q1 × Q2 के बीच आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, मतलब Q1 × Q2 क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वर्ग के दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी प्रपथ में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा, बोल रहा है क्या, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, वोल्टेज को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, और अधिक लैंपों को एक श्रेणी में मतलब सीरीज में जोड़ा जाए। तो देखिए सबसे पहले सीरीज का फॉर्मूला था, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, सीरीज में रहता है तो प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है, R1 + R2 + R3, ये हमारा होता है ना इन्फिनाइट तक, है ना, अलग अलग जुड़ता है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तब क्या पता, वोल्टेज को स्थिर रखते, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा, तो देखिए ये मान लीजिए R1 का वैल्यू हम 1 रखें, R2 का वैल्यू भी मान लीजिए हमने 1 रखा, 1 सबका 1, तो इस तरह 1 1 रखते हैं। तो देखिए इधर का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा, अब जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है किसी परिपथ में तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा का मान घटेगा। क्या होगा, धारा का मान हमारा घटेगा। क्योंकि V = IR, है ना। तो क्या होता है ना, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा तो ये आई घटेगा। तो अभी देखा हमने रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो क्या होगा, आई मतलब करंट विद्युत धारा क्या होगा, घटेगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 1254 का बी, है ना, घटेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, देखिए NTPC स्टेज 1 में पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, कुछ देख लेते हैं। देखिए ये उसी के क्वेश्चन का, अच्छा इससे रिलेटेड नहीं है, चलिए। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग देखिए, प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोध होते हैं ना, समूहन दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोधों का समूहन दो तरीके से होता है। देखें प्रतिरोधों का समूहन दो तरीके से, एक सीरीज में प्रतिरोधों को सजाया जाता है और पैरेलल में जोड़ा। ठीक है, तो देखिए श्रेणी में, तो श्रेणी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R1 + R2 + अलग अलग प्रतिरोध दिए हुए हैं सबके सब। ठीक है, और देखिए यहाँ परिपथ में डायग्राम बनाया हुआ है ना, R1 R2 क्या है, सीरीज में दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, श्रेणी में एक चीज़ याद रखिएगा, श्रेणी जब भी होता है ना, श्रेणी की जब भी बात करें तो श्रेणी में, सीरीज में जब भी कोई प्रतिरोध है, ठीक है, तो उसका धारा का मान, है ना, करंट का मान क्या होता है, हर रेजिस्टेंस में सेम होता है। इसमें भी करंट का मान सेम होगा, वैसे में करंट का मान सेम होगा, और वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, है ना। हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान, इसमें भी वोल्टेज अलग होगा, इसमें भी वोल्टेज अलग होगा। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि जब सीरीज में, जब सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो करंट का मान क्या होता है, समान होता है। हर रेजिस्टेंस में करंट का मान समान होता है और हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज अलग अलग होगा। जस्ट इसका उल्टा किस में होता है, समांतर क्रम में। किसको होता है, समांतर क्रम में। अब देखिए समानांतर क्रम में क्या होता है। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, मतलब उल्टा होगा ना, हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा ना, 1/R इक्विवेलेंट। ठीक, और इसमें देखिए
पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान क्या होता है, सेम है। इसमें भी वोल्टेज सेम होगा, इसमें वोल्टेज सेम होगा, और वोल्टेज सेम होगा तो क्या हो गया, इसमें धारा का मान, धारा मतलब करंट है ना, ये करंट का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, और विभवांतर मतलब वोल्टेज समान होगा। तो बस ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, सीरीज में जुड़ा हो, तो धारा का मान हर एक प्रतिरोध में सेम होगा और वोल्टेज अलग होगा, है ना, धारा का मान सेम, वोल्टेज अलग होगा। और इसमें पैरेलल में क्या होगा, धारा का मान अलग अलग हो जाएगा, धारा का मान अलग अलग होगा और वोल्टेज समान होगा, वोल्टेज समान होगा, है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसकी PDF आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है ना, न्यूट्रल वायर, ठीक है। तीन तरह के तार होते हैं ना, एक होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है ना, विद्युतमय तार बोलते हैं जिसको, फिर दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल तार होता है, फिर तीसरा क्या होता है, अर्थिंग तार, है ना, जिसको भू संपर्क तार बोलते हैं ना, अर्थ बोलते हैं ना। तो विद्युतमय तार किस कलर का होता है हमारा, विद्युतमय तार हो जाएगा आपका लाल कलर का, है ना, विद्युतमय तार क्या होगा, रेड कलर का क्या होगा, विद्युतमय तार, विद्युतमय तार, है ना, जिसको फेज बोलते हैं, ठीक है। अब नीला या काला, नीला या काला कौन सा तार हो जाता है, नीला या काला आपका उदासीन न्यूट्रल हो जाता है, नीला या काला उदासीन हो जाता है न्यूट्रल। और हरा जो होता है अर्थिंग होता है, हरा क्या होता है, अर्थ वाला तार होता है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक वायर है तो अंतर्राष्ट्रीय रंग का कोड अनुसार क्या होता है, रेड वाला क्या होगा, विद्युतमय तार हो गया, ठीक है। नीला या काला, नीला या काला क्या हो जाएगा, उदासीन न्यूट्रल हो जाएगा। और कौन सा, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल नीला या काला हो जाएगा। और हरा याद रखिएगा क्या होगा हमारा, हरा हो जाएगा आपका भू तार, है ना, भू संपर्क तार। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, नीला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ डैश होता है, विद्युत परिपथ डैश होता है। देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं आया, विद्युत परिपथ डैश होता है। तो देखिए विद्युत, कोई भी मान लीजिए विद्युत परिपथ, है ना, जैसे अभी डायग्राम हम बना देते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, मान लीजिए कि कोई भी विद्युत परिपथ, तो जनरली विद्युत परिपथ में क्या क्या अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए एक विद्युत परिपथ है, ये हमारा दिमाग की बत्ती जल गई, ठीक है, बल्ब। तो देखिए विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है, बैटरी होता है, प्लग कुंजी है, स्विच होता है, रेजिस्टेंस होता है, वायर होता है, ठीक है। तो और कोई उपकरण लगे होते हैं ना विद्युत परिपथ में। तो वही बोल रहा है विद्युत परिपथ के घटक, घटक क्या होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय घटक, संयोजी तार, प्लग कुंजी, हाँ होते हैं। विद्युतीय घटक, संयोजी तार और सेल, बैटरी भी होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में बैटरी नहीं तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में बैटरी है, फिर ऑप्शन नंबर देखिए सी में विद्युतीय घटक, संयोजी तार तो सिर्फ नहीं होंगे, और भी चीज़ होते हैं, तो सी भी नहीं होगा। अब डी देखिए, विद्युतीय घटक तो होते हैं, संयोजी तार भी होते हैं, सेल होते हैं और प्लग होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, है ना। इसमें संयोजी तार भी है, सेल बैटरी भी है, प्लग कुंजी भी है ना। इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोलते हैं आपका, सेल नहीं था, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सभी चीज़ होते हैं ना, ये उपकरण होते हैं, याद रखिए। और डायोड, अगर आपसे पूछ ले, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, क्या हो गया, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर किस सर्किट में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1257 का। देखिए विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत परिपथ में कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक पैरेलल होते हैं और एक सीरीज में होते हैं, है ना, एक पैरेलल होते हैं और एक सीरीज में होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो देखिए पैरेलल, सबसे पहले पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, सॉरी सीरीज में क्या होता है, आर ई इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ये हो गया, ठीक है। और पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट, है ना, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, 1/R3, ठीक है, ये हो गया पैरेलल में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात, है ना। मान लीजिए कि कोई एक क्लोज सर्किट है, क्या दिया हुआ है, क्लोज सर्किट है, ठीक है।
में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का मान, दिष्ट धारा का अनुपात, वोल्टेज एवं दिष्ट धारा मतलब V बाई आई का अनुपात क्या होता है, V बाई आई। तो हम लोग देखिए सबसे पहले जानते क्या है, V बराबर I इंटू आर, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, V बाई आई, V बाई आई पूछ रहा है ना, V बाई आई। तो देखिए यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I के। V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, है ना। V बढ़ेगा यहाँ पे तो I भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, धारा का मान हमारा स्थिर रहेगा ना। तो मान लीजिए R अगर कांस्टेंट मानते हैं तो V बराबर क्या हो गया हमारा, I हो गया। तो V बढ़ रहा तो I बढ़ रहा, तो दोनों, और इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, V बाई आई इक्वल टू क्या हो गया, R कांस्टेंट मान लिए तो 1, तो क्या रहेगा हमारा, स्थिर रहेगा। आंसर क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में आपको ये संकेत दिखेगा ना, तो इस संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, इस संकेत को क्या कहते हैं। देखिए प्रतिरोध, तो देखिए हम प्रतिरोध तो कैसा होता है, प्रतिरोध तो होगा नहीं, प्रतिरोध ऐसा ही होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब, पलक कुंजी, पलक कुंजी का साइन कैसा होता है, ऐसा होगा, ये बंद हो गया, खुला रहेगा तो सिर्फ कुछ नहीं होगा इसके अंदर, है ना। बैटरी, बैटरी तो जानते हैं प्लस और माइनस का साइन होगा, तो कौन सा हमारा आंसर, विद्युत बल्ब, है ना। विद्युत, जनरली बल्ब ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन देखिए, है ना, लेकिन यूज करते हैं सिंबल हम लोग विद्युत परिपथ में इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, 1260 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हों, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हों तो करंट का मान क्या होता है। तो करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है। तो हम लोग बताए थे, अभी बताए थे ना, कि जब करंट का मान क्या होगा। तो देखिए जब सीरीज में हो ना, जब सीरीज में कोई भी जुड़ा हो ना, कोई भी रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़ा हो, तो हर रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो धारा का मान सब में I का मान क्या होता है, सब में I का मान सेम होता है ना। क्या होगा, I का मान सब में सेम होता है, और वोल्टेज क्या होता है, सब में अलग अलग होगा, है ना। तो क्या क्वेश्चन दिया, परिपथ में कोई भी प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा हुआ, तो श्रृंखला में जुड़ा हुआ तो I का मान क्या होगा, सब में सेम होगा, और वोल्टेज अलग अलग होगा। और जस्ट इसका उल्टा किस में हो जाएगा, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा, आई का मान अलग अलग होगा और वोल्टेज सब में सेम होगा, वोल्टेज सब में सेम होगा, है ना। तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हों तो करंट का मान क्या होगा, करंट का मान एक ही रहता है, करंट का मान एक ही रहता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हुए, 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं। 10 ओम के दो प्रतिरोध है, किस रूप में जुड़े हुए हैं, समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि संयोजन 10 के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध मतलब फाइनल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए 10 ओम के दो प्रतिरोध किस रूप में जोड़ा गया, समांतर में, है ना। तो समांतर में क्या जानते हैं, 1/R इक्वल टू 1 बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए 1/R1 कितना दिया हुआ है, 10 ओम के दो है ना, तो पहला हो गया, फिर 1/सेम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 2/10। ठीक है, ऊपर 2/10, 2/10 हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, 1/R इक्वल टू क्या हो गया, 1/5। तो मेरा R कितना हो गया, R बराबर 5, है ना, ऊपर हो जाएगा R बराबर मेरा 5। तो पहला रेजिस्टेंस R मतलब मान लीजिए 1 है ना, R 1 हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 कितना आ गया, 5 ओम आ गया, मेरा कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 कितना आ गया, 5 ओम, है ना। 10 ओम के दो थे, है ना। अब क्या दिया हुआ, समांतर रूप से जुड़े हुए थे। अब यह संयोजन 10 ओम के प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ, अब क्या तीसरे प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ, है ना, तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ, तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया है 10, तो 10 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, है ना। 10 और 5 15 ओम, है ना। ये RE1 5 था, और ये मान लीजिए RE2 है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 है ना, दोनों को जोड़ दिया फाइनल। देखिए ये
10 ओम के दो जुड़ा हुआ था, इसका वैल्यू 5 आ गया है ना, पैरेलल में जोड़ के फिर, और जब इसका वैल्यू आया फिर इसका 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ दिया है ना, 10 और 5 15 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए विद्युत धारा एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है। देखिए सतत है ना और एक बंद मार्ग, तो देखिए हम लोग परिपथ बनाए थे, क्या था, बल्ब है, बैटरी है, प्लग है ना, तो ये बंद क्लोज परिपथ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ है ना। सतत और बंद मार्ग है, क्लोज है, तो क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ ही बनाता है। ठीक है, मार्ग तो होगा नहीं, मेष तो होगा नहीं, लूप तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बी हो जाएगा है ना, विद्युत परिपथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करने उसमें कोटिंग किया, तो वायर हमारे घर में जो वायर होती है उसके ऊपर कोटिंग एक होती है, तो किसकी कोटिंग होती है, पीवीसी की। किसकी कोटिंग होती है, पीवीसी, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। पॉलीथीन तो होगा नहीं, पॉलिस्टर क्लोराइड तो होगा नहीं, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये क्या काम करता है, ये इंसुलेटर का काम करता है, हमको करंट के झटकों से बचाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहते हैं, तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है। मान लीजिए तीन समान प्रतिरोध है ना, जिनका मान क्या है 6, हर एक का क्या है 6 ओम है, और एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर पैरेलल है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध समांतर में है, तो 1/RE बराबर क्या होगा, 1/R1 कितना है 6, R1 भी 6, 1/R2 6 है ना, 6 ओम के तीन प्रतिरोध समान, तो 1/6 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर कितना आएगा, 3/6 है, कितना आएगा 3/6 आएगा है ना। तो देखिए यहाँ 3/6 तो आ गया, 3/6 आ गया, काट देंगे 3 2 जा 6, तो आर ई का वैल्यू कितना आ गया, ऊपर चल जाएगा है ना, ये दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो क्या करें रेसिप्रोकल, तो 2, आर ई कितना हो गया हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आ जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 64 का बी, 64 का बी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर सब्सक्राइब दोनों करें। देखिए हमें थोड़ा सा बताने में कठिनाई हुई, ठीक है, मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, चलाने में पेन को दिक्कत होता है। अगर वीडियो आपको सही लगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सारे ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल सीरीज़ हमारा कल पार्ट 3 चलेगा, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन हम डेली करवाएंगे, और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।